क्योंकि सास भी कभी बहू से अपने अपने करियर की शुरुआत करने वाली अश्लेषा सावंत आज हमारे साथ हैं। फिल्मी संगम चैनल पर हमसे एक लंबी बातचीत करने वाले हैं। फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। अश्लेषा जी, मुझे बताया कि क्योंकि सभी कभी सास बहू चीज़ से लेकर के अब तक आपका जो करियर रहा है उसको आप किस तरह से देखती हैं, इसके क्या हाईलाइट्स रहे हैं? बहुत जब मैंने क्योंकि सास भी कभी बहुत ही ज्वाइन किया था सीरियल, मैं स्कूल से निकली थी, तो कुछ ऐसा तजुर्बा नहीं था, ना ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन थी, ना कुछ ऐसे ख्वाब थे कि एक ये जर्नी होनी चाहिए। हाँ, स्कूल में लगता था कि नाटक में काम किया, कोई ड्रामा में काम किया, डांस कर लिया, तो शौक तो था मेकअप का, बट ऐसे कोई सपने नहीं थे कि मुझे एक अभिनेत्री बनना है या मुझे इस राह में जाना है। ये एक भगवान का ही मैं मानिएगा ब्लेसिंग कहूँगी इसको, कि मैं यहाँ पे आई और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना मुझे उस उम्र में नाम और एक मुकाम मिला, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे लोग मिले काम करने के लिए, सीखने के लिए। जो भी सीखा सेट पे सीखा, टेलीविज़न से सीखा, और बहुत अच्छे नामी लोगों के साथ काम किया, बहुत बड़े शोज, बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ टेलीविज़न में काम किया। तो टेलीविज़न हमेशा मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत सीख और एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करेगा। अगर मैं आगे जाके फिल्म या वेब शोज़ भी करती हूँ, हमेशा मेरे दिल में, मैंने जहाँ से शुरुआत की है वो एक स्थान जो टेलीविज़न मेरे दिल में कैरी करता है वो हमेशा रहेगा। तो हाईलाइट अगर आप मानेंगे तो मैंने क्योंकि सास भी कभी बहुत में काम किया, मैंने साथ फेरे जैसे शो में काम किया, जहाँ पे मुझे मेरी गॉड मदर मिली, सुरेखा सीखरी जी, उनके साथ काम करने को मिला। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सीख दी, बहुत चीज़ें मैंने उनको देख के सीखी। वैसा अगर इंस्टीट्यूशन आपको मिल जाए काम करने के लिए, बलराज साहनी जी मिले, नीना गुप्ता जी मिले, अक्षय आनंद मिले, ऐसे बड़े लोगों के साथ काम करके आपको और टेलीविज़न ऑलमोस्ट आप मान लेंगे एक एक्टिंग कोर्स हो जाता है। आप रोज़ शूट करते हैं, महीने के 20-25 दिन आपके सिर्फ वही काम में सालों तक लग जाते हैं। कुछ लोग 5-6 साल एक सीरियल करते हैं। साथ फिर एक ऐसा शो था जी पे जो नंबर 1 शो था, जो 5 साल चला। तो आप मान सकते हैं 5 साल में कितनी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो हाईलाइट तो यही रहा। अब क्या है कि भगवान की एक और ब्लेसिंग है कि मैंने एक पिक्चर की है और वो रिलीज़ के लिए रेडी है, और ये भी एक्सपीरियंस बहुत सुंदर रहा। एक आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग इससे क्या हो सकती है कि उसको अलग मीडियम, अलग कैनवस मिले अपना हुनर दिखाने के लिए। तो हाँ, यही हाईलाइट है। जहाँ तक मेरी जानकारी, आपकी फादर एयरफोर्स में थे जी। एक अजीब एक सवाल बनता है कि एयरफोर्स की परवरिश जी। और ये अभिनय कहाँ कैसे कॉम्बिनेशन बैठा ये? पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने रिसर्च किया और आपने ये बोला, क्योंकि एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स मेरी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है। मेरे पापा एक फाइटर पायलट थे। वो बहुत ही अपने करियर, उनके करियर में उन्होंने बहुत ही उम्दा फ्लाइंग की थी, और श्री राजीव गांधी ने उनको इसके लिए बहुत ज़्यादा अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित भी किया था, उनको रिवॉर्ड भी किया था इसके लिए। तो एयरफोर्स और अभिनय, ये दोनों में कैसे मैं एयरफोर्स की लाइफ से निकल के मैं कैसे अभिनय में घुसी भी। एक मेरे पापा कभी नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी पहले, मैंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की थी, स्कूल से निकली थी मैं, स्कूल में 12th स्टैंडर्ड ख़त्म ही हुआ था। हाँ, कोई 12वीं के बाद। हाँ, तो वो चाहते ही नहीं थे कि मैं यहाँ पे आऊँ, क्योंकि उसके बाद तो मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट भी नहीं की। तो उन्होंने प्रोटेस्ट बहुत किया था,
लेकिन जब मेरा फर्स्ट सीरियल में फर्स्ट सीन आया था, क्योंकि सास भी कभी बहू में मेरा फर्स्ट सीन आया था, वो मेरे सबसे बड़े चीयरलीडर थे। वो बहुत खुश थे, उनको बहुत गर्व हो रहा था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी नंबर 1 शो था। आजकल हम टीआरपी सुनते हैं कि 3 की टीआरपी में, 4 की टीआरपी में बहुत लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की टीआरपी 2004 से लेके 2010 तक, लिटरली 16 तक जाती थी। एक बार तो 32 तक गई थी। तो इतने बड़े शो में काम करने के लिए ही वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन तो आपने एक्टिंग कहीं सीखी नहीं थी, तो ये सीखना कहाँ से कैसे हुआ और आपकी क्या प्रोसेस रही थी? मैं एक इंसान, जैसी मेरी पर्सनालिटी है, मैं थोड़ी शाय नहीं कह सकते, थोड़ी हाफ मैं बैलेंस्ड हूँ, मैं लिब्रा हूँ, तो मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ, एक्सट्रोवर्ट भी हूँ। लेकिन मुझ में एक स्किल है, मैं ऑब्जर्व बहुत करती हूँ। जैसे मैं आपको मिली हूँ आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर आप मुझसे 2-3 बार और मिलेंगे, मैं आपके जैसे बात करने लग जाऊँगा। तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, चुप रहती हूँ शुरू में, लेकिन ऑब्जर्व बहुत करती हूँ। मैं देखती हूँ कि आप कैसे देख रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, आपके लिए आपका लहजा कैसा है, आपकी नज़र कैसी है। तो ये मुझ में बचपन से बहुत रहा। मैं मिमिक बहुत अच्छा कर सकती हूँ, एकदम उस उम्दा लेवल पे नहीं, बट थोड़ा बहुत कर सकती हूँ। तो कुछ जितने लोगों को मिलती हूँ वो मेरे अंदर रह जाते हैं। और मुझे इस इंडस्ट्री का, ये आर्ट फॉर्म जिसको हम अभिनय कहते हैं, इसका सबसे प्यारा पहलू ये लगता है कि आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं। हर सेट आपका घर बन जाता है। जो लोग आपके साथ खाना खाते हैं, आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो हेयर ड्रेसर हो, चाहे वो मेकअप वाला हो, चाहे वो स्पॉट हो, जो जिसको आप बुलाओ स्पॉट दादा, और वो हाजिर हो जाता है पानी के साथ और चाय के साथ, और वो कैसे मतलब हर एक का ख्याल रखता है। मैं देखती रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ मुझे लगता है एक अभिनेत्री को या एक एक्टर को बहुत काम आती है कि आप जितना ऑब्जर्व करो, आप उतना ग्रो करते हो, आप उतना बढ़ते हो लाइफ में। क्योंकि साबिर कभी बहुत पॉपुलर हुआ, उसके सारे कलाकार काफ़ी स्टार बन गए, कहीं से कहीं पहुंच गए। आपको नहीं लगता कि जो मुकाम आपको मिलना चाहिए, जो काम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया? कहाँ गड़बड़ियाँ हुई? हाँ, देखिए, गड़बड़ एक्चुअली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि जब क्योंकि सास भी बहू थी ज्वाइन किया था, वो एक एंसेंबल कास्ट थी, बहुत सारे लोग, जिसमें ऐसा कहीं नहीं था कि कोई एक लीड। हर एक के बहुत अलग अलग रोल्स थे और सारे कैरेक्टर डिफाइन किए हुए थे। तो ये मेरी करियर की शुरुआत थी। जब मैंने टेलीविज़न ज्वाइन किया था, तो एक शो था क्या हादसा क्या हकीकत, जो एकता कपूर जी पहली बार, बालाजी का ये पहला शो था जो एपिसोडिक होने वाला था, और ये सोनी पे होने वाला था, और साइन मुझे उसके लिए किया गया था। लेकिन तब क्योंकि वो रोल कुछ ज़्यादा ही थोड़ा एजड, एक मैरिड वुमन का, मुझे क्या हादसा था हकीकत, और तब अनुराग बासु जी ये सीरीज़ डायरेक्ट करने वाले थे। उन्होंने बालाजी के साथ 2 पिक्चरें की थी, कुछ तो है, और एक और पिक्चर पाइपलाइन में थी उस दौरान। तो वो ये क्या हादसा क्या हकीकत को कॉन्सेप्चुलाइज और डायरेक्ट करने वाले थे एकता कपूर जी के साथ। तो जब मैं इस सीरीज़ के लिए साइन हुई थी, मेरे वर्कशॉप शुरू हुए। एक लीड के तौर पे ये जो रोल मुझे मिला था, इसका मैंने मानिए कुछ 20 दिन का वर्कशॉप किया हुआ, 10 दिन की एक्टिंग की होगी, और डायरेक्टर साहब को लगा कि मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा यंग हूँ, तो उन्होंने मुझे रिप्लेस किया। जब मैं क्योंकि में आई, मैंने एक अलग पहलू देखा एक कैरेक्टर का, कि जब आप लीड करते हैं, आप एक ही कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं बहुत टाइम के लिए टेलीविज़न पे। यूजुअली उसके शेड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एक सभ्य, एक जो हमारा एक बॉक्स है, हम जैसे लीड एक्ट्रेसेस को देखते हैं टेलीविज़न पे, वैसा होता है यूजुअली। बट आप जब प्रोमिनेंट पैरेलल रोल्स या कैरेक्टर रोल्स पोर्ट्रे करते हैं टेलीविज़न पे, आपको स्कोप बहुत है चेंज करने का। आपको स्कोप है यहाँ से वहाँ से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई और कैरेक्टर उठाने का। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव रहें, आप रियल रहते हैं। जब मैंने काम किया अपना मेहता जी के साथ, स्मृति जी के साथ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा
कि ये तो अच्छा है, इसका मतलब लीड का जो होता है वो एक जहाँ पे आपको वही सूट पहनना है, वैसे ही बाल बनाने हैं, वैसे ही चूड़ियाँ खनकानी है, आँखें मटकानी है और एक्टर के साथ थोड़ी करना है, वो तो आप 30 दिन करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ पकड़ लिया जहाँ आपको मिल जाए कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए, तो ये मैंने सीखा वहाँ पे। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूँ लाइफ में। और मेरी उम्र ही क्या थी तब, मैं 18 साल की हुई थी। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि आप एक कैरेक्टर छोड़ के दूसरा कैरेक्टर पकड़ सकते हैं, ना ही उसके साथ रह सकते। लेकिन जहाँ आपका क्वेश्चन आता है, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, क्योंकि होता क्या है, हम सक्सेस और ऊंचाई पैसे और टीआरपी में देखते हैं और वो नाम में देखते हैं। तो शायद दर्शकों को ऐसा लग रहा होगा कि अरे इन्होंने लीड नहीं किया, तो इन्होंने आगे जाके सिर्फ कैरेक्टर ही किए या पैरेलल लीड्स किए, तो इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए। तो ये जो सोच है, ये उनकी सोच है, मेरी तो है नहीं। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि उसके बाद मैंने और एक बहुत सारे शोज़ किए, लेकिन नामी शो तो मेरा साथ में रहा। मुझे वहाँ पे मिल गया ऐसा कास्ट, आप मान लीजिए नीना गुप्ता जी, सुरेखा सीकरी जी, बलराज सहानी, अक्षय आनंद, जो लीड भी रह चुके हैं, जिन्होंने कैरेक्टर भी किए हैं, जिन्होंने पैरेलल भी किए हैं, जिन्होंने नेगेटिव भी किया है, पॉजिटिव भी किया है, और एक ऐसे मुकाम पे आप पहुँचे कि वो इंस्टीट्यूशन है। श्याम बेनेगल जी के साथ सुरेखा जी ने इतना काम किया था, तो आप समझिए कि मेरा स्कूलिंग कितना तगड़ा रहा होगा कि मैं ऐसे लोगों के साथ बैठ के एक्टिंग के बारे में सीख रही हूँ, जान रही हूँ। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा तरक्की इसको कहते हैं। मैंने अपना करियर इस तरक्की में देखा। आपने सुरेखा सीकरी और अपरा मेहता और नीना गुप्ता का जिक्र किया, इन तीनों के साथ काम करते हुए आपने ऐसी कौन सी बात सीखी जो एक्टिंग में आज भी आपको काम देती है? लॉन्जिविटी, ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं दूर तक का। आजकल टेलीविज़न, फिल्म और पिछले 5-6 साल से तो बहुत ज़्यादा हर एक सब सेलिब्रिटी, आजकल इंस्टाग्राम पे सब सेलिब्रिटी सब पैसे कमा रहे हैं। एक सीरियल हिट हो गया तो BMW तो आ ही जाती है। करेक्ट। एक पिक्चर हिट हो गई तो 15 करोड़ का घर तो मिल ही जाता है। लॉन्जिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये समझाती है कि खेल आपका दूर का है। ये पास के जो छोटे मटीरियलिस्टिक ख्वाब होते हैं, ये मिलते ही ख़त्म हो जाते हैं, फिर और कुछ चाहिए होता है। और जो रियल भूख होती है ना एक एक्टर की, वो तो कभी नहीं ख़त्म होती। वो गाड़ी से भी ख़त्म नहीं होगी, वो घर से भी ख़त्म नहीं होगी, वो ट्रैवल करके भी ख़त्म नहीं होगी, वो ख़त्म होगी किरदार से। और किरदार होता है लॉन्जिविटी में, और ये सीखा मैंने। अच्छा, आपने एक ही किरदार को कई लंबे समय तक जिया। अक्सर कई होता है जब आप किसी किरदार को एक लंबे समय तक जीती हैं तो उसकी कोई ना कोई खूबी या कोई ना कोई उसकी आदत आपके अंदर घर जा जाती है। क्या ऐसा आपके साथ हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। मेरे अंदर एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, जो कभी बड़ा नहीं होना चाहता, और मैं उस बच्चे को बहुत प्यार से रखती हूँ, उसको खेलने देती हूँ, उसको एंजॉय करने देती हूँ और उसको जीने देती हूँ। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही मेरा काम ख़त्म, दिमाग बंद और दिल शुरू। मैं काम भी दिल से ही करती हूँ, पर दिमाग की ज़रूरत पड़ती है लाइन याद करने में, मेकअप करने में, लंबे लंबे घंटे शूट करने में। तो जैसे ही काम ख़त्म, वो टाइम ख़त्म और फिर मैं अपनी दिल की सुनती हूँ। पिछले 17-18 वर्षों में जो टीवी में बदलाव आया है, उसे आप किस रूप में देखती हैं? टीवी में बदलाव नहीं आया है, टीवी में बदलाव आना है, ऑडियंस के ऊपर है। आज भी हम शोज बना रहे हैं जो अग्रेसिव है, आज भी हम वही कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं जो हम 20 साल प्ले कर चुके हैं, आज भी हम वही दिखा रहे हैं जो हमने आपको 20 साल पहले दिखाया था। मैंने जब शुरू किया था तब मैंने देखा था, आज मैं वही कर रही हूँ जो मैंने शायद कभी किसी ना किसी सीरियल में देखा है या किया है, और ये सच है, ये बिल्कुल सच है। इसमें क्रिएटर्स की बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि टीआरपी आती है जब लोग दिखते हैं। तो अगर कुछ नया करना चाहो, जैसे यश राज फिल्म ने 2008 से लेके 2010 सोनी पे बहुत अच्छे शोज बनाए थे। पाउडर में से एक शो था, अनुराग कश्यप ने 2-3 शोज किए थे। कुछ अलग करने की कोशिश की थी, काम नहीं की।
बहुत ऐसे शोज आए हैं बहुत बार जो काम नहीं करते। ऑडियंस को लेकर आजकल ऑडियंस ग्लोबल है। शहर में बैठा इंसान और गांव में बैठी लड़की हर चीज़ देख सकती है, हर चीज़ समझ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि समझने और देखने में कोई तालमेल नहीं है, पर जब तक हम वही चाहेंगे, वही हमको परोसा जाए, वही खाना खाना चाहेंगे, तब तक खाने बनाने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि दर्शकों ने तो आपको नकार दिया है? 22 और 32 की टीआरपी की जगह 1 और 3 के बीच में रह गए हैं। मतलब क्योंकि देर के ज़्यादा टीआरपी किसी को जाती नहीं है, फिर भी लोग। क्योंकि इतने ज़्यादा चैनल्स आ गए हैं, इतना ज़्यादा कंटेंट क्रिएट हो रहा है, लोग जल्दी बोर हो रहे हैं, उनको नई चीज़ें चाहिए, लेकिन वही चाहिए। आज की डेट में अगर ओटीटी काम कर रहा है, इसीलिए भी कर रहा है क्योंकि 2 साल पैंडेमिक आया है और लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सिर्फ हिंदी नहीं चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए। सिर्फ हिंदी इंग्लिश नहीं चाहिए, रीजनल भी चाहिए। सिर्फ रीजनल नहीं चाहिए, रीजनल डब्ड भी चाहिए, सब चाहिए उन्हें। तो इस दौर में जब सब चाहिए, कंटेंट कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है, कंटेंट कहीं ना कहीं घूम जाता है, कंटेंट कहीं ना कहीं मीडियोकर हो जाता है, राइटिंग कहीं ना कहीं बिक जाती है। बस वही दौर चल रहा है मुझे लगता है। टीवी में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया जिसकी तब आपका ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं समझ में आया कि पहले कलाकारों के नाम आते थे, अब कलाकारों के नाम गायब हो गए हैं। किसी एपिसोड में किसी कलाकार का नाम नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। तो ये जो इससे किसको नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है और क्या कितना सही कितना गलत है ये? देखिए, टेलीविज़न आज की डेट में मैं टेलीविज़न कर रही हूँ, मैं अभी भी एक शो कर रही हूँ, मैं एक किरदार कर रही हूँ। आज की डेट में ये किरदार कोई और भी कर सकता है। अश्लेषा सावंत जी की ज़रूरत नहीं है उस किरदार को। हम उस मुकाम तक पहुँच चुके हैं। पहले हम एक ऐसे मुकाम पे थे जहाँ स्मृति ईरानी ही तुलसी होगी, करेक्ट, वो ही तुलसी बन सकती है, उसके अलावा तुलसी 2 लोग देखना नहीं चाहेंगे। आज ऐसा क्रिएट हो चुका है माहौल कि अगर मैं बरखा प्ले कर रही हूँ उपमा में, तो कोई भी बरखा बन सकता है, कोई भी आके वही लाइन कर सकता है। वो जो एक वैल्यू है ना, वो चली गई है, क्योंकि बहुत आसान है सब कुछ मिलना। आप एक चैनल से दूसरे चैनल, पहले हम लोग कैसे 4 हमारे चैनल होते थे, जी हो गया, कुछ हो गया, उसमें कुछ 10 शो होते थे, हम चुन चुन के हर एक शो देखते। मुझे याद है, मैं बच्ची थी तब, छोटी बच्ची नहीं थी, छोटी थी, मैं स्कूल में थी, मम्मी हसरतें करके एक शो देखती थी, सैलाब करके शो देखती थी, बनेगी अपनी बात करके शो देखती थी, ZTV पे आते थे। और क्योंकि मम्मी देखती थी, मम्मी पापा, तो पापा, मैं और मेरी बहन को बैठना पड़ता था। हम 5, हम तो सब लोग देखते थे। ये शोज़ क्वालिटी देख रहे हैं आप किरदार को भी याद करेंगे, आप उस एक्टर को भी याद करेंगे जिसने वो किया था। आज की डेट में इतने सारे लोग हैं जिनको सेलिब्रिटी बनना ही है, जिनको वो चमक चाहिए चाहिए। बेशक उनको कला समझना है, लेकिन चमक चाहिए सबको। लेकिन हंसरते या सैलाब कोई नहीं बना रहा है। नहीं, कोई नहीं बना रहा, नहीं बना रहा। ये तो बहुत बड़ा गिरावट है टीवी की। तो चलिए एक चीज़ और गान, टीवी से फिल्में मानने में आपको इतना वक्त क्यों लग गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसीलिए लगा क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद एक एक्टर की जो हंगर होती है ना, वो टेलीविज़न खा लेता है। टेलीविज़न इतना आपको कंफर्ट दे देता है ना, आप उसमें कहीं घूम जाते हैं। और क्योंकि मैंने लॉन्जेविटी की बात की थी, तो मैं घूम ज़रूर गई, लेकिन इतनी भी नहीं घूमी कि मैं अपने आप को ढूंढ नहीं पाई। और मुझे ये पता था कि मैं अपने मरते दम तक एक्टिंग करूँगी, करना चाहूँगी, और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि मुझे ऐसा काम दे कि मैं ज़िंदगी भर एक्टिंग करूँ। तो मैं उठ गई एक दिन, और मैं उठ गई और मैंने बोला कि नहीं, मुझे अभी एक्टिंग करनी है। मेरे को एक रोल मिला है ये पिक्चर में और मुझे रोल बहुत अच्छा लगा। और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, सुनी है, शूट किया है, पिक्चर देखी है। और आई कांट टेल यू कि मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ और कितनी थैंकफुल हूँ कि मेरी पहली पिक्चर हरियाणा है
और मैं एक ऐसा रोल कर रही हूँ जो भले ही कम टाइम दिखा है फिल्म पिक्चर में, लेकिन इसका प्रेजेंस बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है और इससे एक सीख मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सुरेखा जी को मैं बोलना चाहूँगी कि आपने जो भी मुझे सिखाया था, आपने जो भी मुझे बताया था, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे फॉलो करूँ और आई जस्ट होप आई मेक माई पेरेंट्स प्राउड, माई फैमिली प्राउड, माई फ्रेंड्स प्राउड एंड द ऑडियंस प्राउड। इस फिल्म के निर्देशक संदीप बसवाना आपके हस्बैंड हैं और इसलिए आपने फिल्म की है। इस फिल्म की कास्टिंग की है एक बहुत ही उम्दा और बड़े कास्टिंग डायरेक्टर ने, उनका नाम है जोगी मलंग, जिन्होंने पीकू, राजी और इस कंट्री की बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें की और कास्टिंग उनके थ्रू हुई है। जब उन्होंने मुझे बुलाया इस पिक्चर के लिए, क्योंकि मैं एक अभिनेत्री हूँ, मैंने इस पिक्चर के लिए ऑडिशन दिया जिसके लिए मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया था। उसके बाद बहुत सारे ऑडिशंस हुए और ऑडिशन का एक प्रोसेस होता है कि जब आप ऑडिशन देते हैं तो तुरंत आपको फ़ोन नहीं आता, आपको 1-1.5 महीना रुकना पड़ता है। मैं नॉर्मल लोगों के जैसे 1-1.5 महीना वेट किया, फिर मुझे वापस ऑडिशन के लिए बुलाया। इस पिक्चर में एक डायलेक्ट है जिसको पकड़ना बहुत इम्पोर्टेंट था, उसके लिए वर्कशॉप्स हुई, वर्कशॉप्स की, फिर भी मुझे सिलेक्ट नहीं किया। ऑडिशंस चलते रहे, तो एक प्रोसेस हुआ है इस पिक्चर का। नेपोटिज्म या किसी के रिलेशनशिप के थ्रू ये पिक्चर की कास्टिंग हुई नहीं है। तो और यही सच्चाई बात है, ये सच बात है और ऐसे ही हुआ मेरा सिलेक्शन। फिल्म हरियाणा है क्या? फिल्म हरियाणा एक बहुत ही प्यारी कहानी है 3 भाइयों के बारे में। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ना कोई बहुत ज़्यादा कल्चरल या हिस्टोरिक कहानी हुई है। जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी की कहानी है, मराठास की कहानी है, वॉरियर्स की कहानी है। नॉर्थ इंडिया को अगर देख लो आप तो पंजाब की एक कहानी है, मुगलों की एक कहानी है, मध्य प्रदेश की कहानी है, उत्तर प्रदेश की कहानी है, उत्तराखंड की कहानी है। हर एक का कल्चर बहुत रिच है। हरियाणा जहाँ आता है वहाँ कहते हैं कि वहाँ क्या है, स्थल ज़मीन है, खेतीबाड़ी है और कुछ लोग हैं जो बैठ के हंसते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और वैसे ही जीवन जीते हैं। ना उनको शौक है हरियाणा में कोई टूरिज्म करवाने का। हरियाणा रेजिमेंट एक है हमारी आर्मी में, बस बहुत छोटे छोटे ख्वाबे लोग वहाँ पे, लेकिन एटीट्यूड बहुत है। तू जाट है, मैं जाट हूँ, तो हरियाणवी है, मैं हरियाणवी हूँ। तो ये जो हमने सुना है, ये इस पिक्चर का यूएसपी है। एक बात कहते हैं कि जाट हाट मतलब हाट में रहता है हमेशा जाट, बट बैठा भले ही खाट पे हो अपने घर के आंगन में, एक जाट खाट पे बैठ के अपना फुका मारता है और उसकी वही जिंदगी है। मजाक चलता रहता है बहुत। तो ये हमने सुना है, लेकिन कभी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है। वो डायलेक्ट को, उस मजाक को, वहाँ गांव के उस फील को कभी अच्छे से पर्दे पे नहीं दिखाया है। तो क्योंकि संदीप बसवाना जी खुद एक जाट हैं, यश टॉम जी खुद एक जाट हैं, तो ये जब कहानी लिखी गई थी ये उस फ्लेवर को पूरा यूएसपी बना के लिखी गई थी। तो हरियाणा में आपको समझ में आएगा कैसे लोग वहाँ रहते हैं, एक दूसरे से कैसे, उनको पता नहीं प्यार क्या होता है। तो ये उन तीनों भाइयों के प्यार की कहानी है और उसकी वजह से वो कैसे लाइफ में आगे ग्रो करते हैं, ये वो कहानी है। तो इस पर आपका अपना किरदार का नाम क्या, क्या कैरेक्टर क्या है वो? मेरे किरदार का नाम है बिल्ला, जो हरियाणा में एक गांव है, वहाँ पे रहती है, जिसको पढ़ाई करने का शौक़ है, जिसने शादी के लिए मना, जब हरियाणा में गांव में तो लड़कियों की शादी 16 से लेकर 20 की उम्र तक हो जाती है। ये एक है जो मतलब 30 के ऊपर है, 30 की उससे ऊपर है, लेकिन इसने शादी के लिए मना कर दिया। इसको पढ़ना है, इसको पता है गांव में रहती है तो ज़्यादा इसको बाहर घूमने नहीं मिलेगा, लेकिन बोलती कि मैं शादी नहीं करूँगी ताकि मैं पढ़ सकूँ, मैं ज़िंदगी देख सकूँ, क्योंकि एक बार मेरी शादी हो जाएगी मैं ज़िंदगी कैसे देख पाऊँगी। तो ये उसकी कहानी है कि कैसे जब उसे प्यार होता है, उसे एक ऐसा हमसफ़र
पर चाहिए जो उससे प्यार करे, उसका साथ दे, उससे बातें करे, क्योंकि गांव का लाइफस्टाइल और अर्बन लाइफस्टाइल अलग होता है। गांव में मेहनत है, गांव में प्यार नाम की चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये कहानी है बिमला की इस पिक्चर। तो जो हरियाणा भाषा का जो डायलेक्ट, हाँ, उसको पकड़ने के लिए आपने किस तरह से तैयारियाँ की, क्या किया है? मेरे जितने भी डायलॉग्स थे, मेरे डायरेक्टर संदीप बसवाना जी और हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रेणुका कादियान जो हरियाणवी है, इन्होंने मुझे बहुत कोचिंग दी। संदीप जी की फैमिली ऑब्वियसली हरियाणवी है, तो कुछ कुछ वर्ड्स वहाँ से सीखे मैंने। जितने भी डायलॉग्स थे वो संदीप जी ने रिकॉर्ड किए, फिर वो मैं सुनती रही सुबह से लेके शाम तक, ताकि मुझे वो लहजा कान तक रह जाए। और क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो कोई कुछ बात करता है या कुछ बोलता है, मैं वही पकड़ लेती हूँ। तो वो मैंने बहुत सुना, दिन भर रात भर मैं वही सुनती रही। तो ये मेरी तैयारी हुई। पूरी शूटिंग कहाँ की है ये इसकी, और उसके अनुभव क्या रहे आपके? मैं पहली बार गांव में शूटिंग की मैं पहली बार हरियाणा में गई, पहली बार मैंने गांव की लाइफस्टाइल देखी, जिसके बारे में इतना सुना था। हमने ओमकारा पिक्चर देखी है, हमने बहुत सारी ऐसी पिक्चरें देखी है जो हरियाणवी कल्चर को दिखाती हैं, या हरियाणवी बोलते हैं लोग, लेकिन वो लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, और जो दूध दही घी का जो खाना होता है वो क्या खाना होता है, गाँव की लाइफस्टाइल कैसी होती है, वो मैंने पहली बार देखा। हमने डोभी में शूटिंग की, हमने हिसार तो गाँव नहीं है, गाँव के आसपास है। हिसार देखा मैंने सिरसा देखा मैंने, और एक गांव का नाम तो भूल गई, बट ऐसे काफ़ी गांव थे हिसार के आजू बाजू, वहाँ पे हमने इसकी शूटिंग की है। अब तक आपने दूसरे डायरेक्टरों के साथ काम किया, यहाँ निर्देशक के तौर पर आपके पति थे, वो जो भाव थे वो कहाँ आपको असमंजस में डाल रहे थे, या कहाँ क्या किस ढंग से डील हो रहा है? के साथ मैंने पहले एज अभिनेत्री भी काम किया है टेलीविजन में। वो जब एक अभिनेता थे, जब वो हाँ। एक एक्टर थे, उनके साथ काम किया है, तब मैं उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं थी। तो हम दोनों ही बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। क्योंकि ये एक होम प्रोडक्शन भी है, तो मोस्टली एक बहुत प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर होता था। वो अपना काम करते थे और उनको अपना काम निकालने के लिए मेरे साथ भी एक एक्टर के तौर पे ही करना होता था। मुझे बिल्कुल भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल ऐसा कुछ मिला नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा तो डांट मुझे ही पड़ी सेट पे, क्योंकि मैं ही नॉन हरियाणवी मराठी थी जो वहाँ पे घूमती रहती थी और सीखती रहती थी कौन कैसे क्या कर रहा है। बहुत बार गलती होती थी तो डांट पड़ती थी, सबके सामने पड़ती थी, बेइज्जती भी होती थी, रोना भी आता था। और क्योंकि सबके सामने डांट पड़ी है तो वैनिटी वैन में जाके थोड़ा मुंह फुला के बैठी भी रहती थी, कोई बनाने भी नहीं आता था, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल तो होता ही है सेट में। तो हाँ, ये मेरा रिलेशनशिप प्रोसेस था उनके साथ। वो एक बहुत ही, उन्होंने मुझे जब ये स्क्रिप्ट सुनाई थी, मुझे तभी ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद में आई थी और मैं आई कुडंट बिलीव इट जब मैंने ये पिक्चर देखी। क्योंकि जब आप शूट करते हो एज एन एक्ट्रेस और मूवी, तो आपको आपका पोर्शन पता है, आपको पता नहीं आगे क्या चल रहा है। हाँ, क्रिएटिव मीटिंग्स में पता लग जाता था, थोड़ा एडिट में थोड़ा पता लग जाता था, लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसे पता नहीं लगता था। जब मैंने पिक्चर देखी, मैंने शॉर्ट्स देखे, मैंने स्टोरी देखी कैसे कल्पनाइज हुई, मैंने पूरा सेटअप देखा, आई वाज ब्लोन ओवर। इसके अलावा क्या क्या कर रही हैं? अभी तो मेरी डायरी बुक है अनुपमा, और अभी जैसे ही अनुपमा से थोड़ा ब्रेक मिलेगा तो पिक्चर के प्रमोशन के लिए हम जाएंगे। पिक्चर रिलीज़ होगी तो 3 जगह मैं रहती हूँ, या तो भगवान के पास प्रे करती हूँ हरियाणा के लिए, या तो मैं हरियाणा की क्रिएटिव टीम प्रमोशनल टीम के साथ प्रमोशन करती हूँ, और थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है फिर मैं अनुपमा के लिए शूट करती हूँ, और थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल जाए तो मैं सो जाती हूँ। अनुपमा का जो किरदार है उसको लेके बताएं, और क्या उसकी आगे प्रगति होने वाली है उस पर? अनुपमा एक बहुत ही मुझे तो लगता है ये नाम ही काफ़ी है सोचने के लिए कि ये किसका शो है। ये रूपाली गांगुली जी का शो है। उनके आजू बाजू जो कैरेक्टर्स हैं वो आते जाते रहते हैं, और बेसिक स्टोरी अनुपमा की है कि कैसे वो अपनी लड़ाई लड़ रही है। मैं लड़ाई हूँ, मेरा जो किरदार है वो लड़ाई क्रिएट करता है, तो मैं लड़ाई क्रिएट करा रही हूँ। नाम बता दें किरदार का? मेरे किरदार का नाम है बरखा, लेकिन मैं अभी बिमला हूँ
और मैं हरियाणा में एक बहुत ही उम्दा कैरेक्टर कर रही हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करना चाहूँगी अपने दर्शकों को प्लीज़ प्लीज़ ये कहने का कि पैंडेमिक भगवान की दया से कहीं ना कहीं थोड़े जा रहा है, दूर हो रहा है। प्लीज़ थिएटर में आएँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा प्रोत्साहित करें, थोड़ा मोटिवेट करें, क्योंकि अगर आप पिक्चरें देखेंगे तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री चलेगी। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी है, मुझे अपने जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ उनके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड, मुझे मोमेंट्स शेयर करने में अच्छा लगता है। तो जो भी मैं करती हूँ, अगर मेरे प्यार जिनसे मैं प्यार करती हूँ मेरे आजू बाजू में, मुझे अच्छा लगता है। अभिनेत्री और पत्नी, इन दो रूपों को कैसे अलग अलग निभाती हैं आप? अभिनेत्री और पत्नी, वाइफ। प्यार से, हर चीज़ अगर प्यार से जुड़ी हो वो निभानी नहीं पड़ती, वो हो जाती है। अगर प्यार नहीं हो तो हर चीज़ में एफर्ट होता है, फिर उसके लिए कोशिश होती है। और अगर नेचुरली कुछ हो रहा होता है तो वो प्यार से होता है। तो हर चीज़ में मुझे लगता है कि अगर प्यार से हो तो वो अपने आप ही हो जाती है, फिर प्यार रहता है, आप नहीं रहते। अभी आपने OTT प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, तो क्या OTT के लिए कुछ करने जा रही हैं आप? हाँ जी, मेरी थोड़ी मीटिंग्स हो रही है। एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी है और टाइम है उसके लिए शुरू होने में, तो मैं थोड़ा टाइम बाय कर सकती हूँ क्योंकि अनुपमा और इस पिक्चर को लेकर मेरे पास टाइम नहीं है देने के लिए। तो वो भी थोड़े टाइम में शुरू होने वाला है और उनकी भी प्रोसेस, कास्टिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है, थोड़ा टाइम रहेगा। तो आई होप ये सब खत्म होके मुझे टाइम मिले और मैं वो शुरू कर पाऊँ, बिकॉज OTT का एक जॉनर है जो मुझे एक्सप्लोर करना है, क्योंकि थोड़े कम रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैं बिलीव नहीं करती कि अगर आपके कंटेंट में गाली और न्यूडिटी हो तो वो अच्छा कंटेंट होता है। मुझे OTT से जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि एक आर्टिस्ट को और एक डायरेक्टर को, और जैसे पिक्चरों में या टेलीविज़न पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं स्टोरी को लेकर, कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। OTT में वैसा नहीं है, थोड़ा लिबरेशन है। और मैं ये सिर्फ गालियों को, न्यूडिटी को मद्देनजर रख के नहीं बोल रही हूँ। थोड़ा आप ओपन हो सकते हैं, कुछ ऐसे रियल किरदार आप पोर्ट्रे कर सकते हो वहाँ पे, तो मैं OTT करना चाहती हूँ और प्लीज़ प्रे कि वो हो जाए। कोई ऐसा किरदार आपके दिमाग में जो आप करना चाह रही हैं, या आपने ऐसी कोई किताब पढ़ी हो जिस पर आप चाहते हो कुछ फिल्म या सीरियल में आप काम करें? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं आप, क्योंकि ऐसे तो बहुत किरदार हैं, ऐसे तो बहुत किरदार हैं। टब्बू मेरी फेवरेट परफॉर्मर है। मैं कभी नहीं बोलती कोई बहुत अच्छा एक्टर है, मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस रिलेटेड परफॉर्मर ही होता है। टब्बू एक बहुत अच्छी परफॉर्मर है, वो परफॉर्म करती है। जो उनके मकबूल में जो उन्होंने किया था एक रोल, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, फिल्मी संगम चैनल के साथ बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।